हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा +1 का। द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। अर्नस्ट मेयर ने 1904 से 2004 के बीच में वो रहे हैं। बस एक सिंपल सा फैक्ट है, इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है ना। नेक्स्ट, लोकल नेम्स वेरी कर सकते हैं, जो हमारे हर जगह पे हर एक आगे आगे रीजन में जाएंगे आप, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद आपको दिखेगा एक ही स्पीशी को या एक ही प्लांट को या एनिमल को बहुत अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग सिस्टम चाहिए था, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। नेमिंग कब कर सकते हो? जब आप ऑर्गेनिज्म को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये इसके कैरेक्टर्स हैं, ये इसका बिहेवियर है, ये इसके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तो उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हम इसका नाम रख सकते हैं, तभी हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सारे जो भी लिविंग स्पीसीज़ हैं, डाइवर्स लिविंग स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसी को तो हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। और नॉमेनक्लेचर दो तरीके से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, व्हाट इज़ लिविंग। वैसे ये न्यू वाले सिलेबस से कट हो चुका है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लिविंग होता क्या है, हम कैसे लिविंग बींग्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, या एक होते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स, या फिर क्या बोलेंगे उनको, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, है ना। और उनमें से कुछ होते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो एक्चुअली डिफाइन करते हैं, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर देखते हैं, ग्रोथ। लिविंग्स में ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ होती है ना। ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। नॉन लिविंग में बाहर से परत जमती रहती है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, ये हमें पता चल चुका है ना। हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाले मेथड में देखा था, प्योर कॉपर की जो प्लेट है वो बड़ी होती रहती है। क्यों? क्योंकि बाहर से परत जम रही है प्योर कॉपर की, है ना। तो दैट इज़ वाई ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि नॉन लिविंग भी कर रहे हैं, लिविंग भी कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है, लिविंग में ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ और नॉन लिविंग में बाहर से अंदर की तरफ हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। लिविंग, हम कहते हैं लिविंग लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट कुछ एक यूनिसेलुलर जो होते हैं सेल्स, हमारे अमीबा हो गया या बैक्टीरियाज होंगे, तो उनमें ग्रोथ का मतलब ही रिप्रोडक्शन है। ग्रो करने का मतलब है उनका कि वो टूट कर दो बन जाएंगे, और वही रिप्रोडक्शन है उनके लिए, है ना। तो ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो सकती है, एसेक्सुअल हो सकती है, वेजिटेटिव हो सकती है, बट कुछ या फिर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, हम में अगर हम देखें, जो स्टेराइल ह्यूमंस हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमंस हो गए, वर्कर बीज हो गए या म्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। नॉन लिविंग तो करते ही नहीं है, बट कुछ लिविंग भी नहीं कर पा रहे, तो नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। बायोमोलिक्यूल्स के कन्वर्जन को ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक सिंपल सी लाइन होती है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों पार्ट है मेटाबॉलिज्म के। ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ों में अंदर कोई भी ऐसे कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस आपस में मिलकर नहीं चल रहे होते हैं। अब एक और बात का ध्यान रखना कि अगर हम लैब में कभी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे अंदर हो रही है, उसी को हम बाहर करवा रहे हैं लैब में, तो वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन कहलाएगी, पर वो जो सिस्टम है उसको हम लिविंग नहीं मानेंगे। ठीक है। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड लिविंग थिंग, बट दैट रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड कि लिविंग रिएक्शन है, मतलब ये लिविंग बींग्स में ऐसी रिएक्शन होती है, सो इट इज़ अ लिविंग रिएक्शन, बट इट्स नॉट अ लिविंग थिंग, क्योंकि वो लैब में हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि हमारे सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू टिश्यूज, टिश्यूज इन ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये चीज़ हमें नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं मिलती है देखने को, और सारे एक साथ काम करते हैं, है ना, मिलकर। ठीक है। तो दैट इज़ वाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट अप, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात करें, अब मतलब अवेयरनेस, हमारे सराउंडिंग के बारे में हम अवेयर हैं, सेल्फ अवेयर हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं। वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टी है, बट अगर हम ऑल लिविंग बींग्स को देखें तो सारे लिविंग बींग्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। ठंड लग जाती है तो अपने बरोज़ में, अपनी गुफा में, हम ह्यूमंस अपने घरों में बंद हो जाते हैं। ठीक है। या हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारा रिस्पॉन्स है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सीजन चेंज होते होते सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस।
टू देयर सराउंडिंग, है ना। तो ह्यूमन बींग्स अकेला ऐसा ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है। तो कहा जा सकता है कि कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग फीचर है, ये नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं दिखती है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर दो टाइप का होता है, ICBN, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सिंपल सी चीज़ है, याद रखना। नॉमेनक्लेचर की बात जब हम करेंगे तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं हम, मतलब दो नाम होते हैं इस नेमिंग सिस्टम में, और ये किसने दिया है? कैरोलस लिनेस ने। आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा आपकी श्रद्धा है वैसा प्रोनाउंस कीजिए, है ना, बस नाम याद होना चाहिए, ठीक है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब दो नाम होंगे, एक जेनेरिक नेम होगा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। फॉर एग्जांपल मैंगो की बात करें, आप लिन मत देखिए यहाँ पे, है ना, लिन को भूल जाओ फिलहाल के लिए। मैंगीफेरा इंडिका, तो हमने लिखा कैसे है? अलग अलग स्पेसिस में लिखा है। तो मैंगीफेरा इज़ अ जेनेरिक नेम, जीनस बोल रहा है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीशीज़, इट्स नॉट एफ, इट्स एस, ठीक है, ये इंडिका है। तो अंडरलाइन करते हैं इनको सेपरेटली अगर हैंड रिटन है, और इटैलिसाइज्ड अगर ये टाइप किए जाते हैं, ताकि इनका लैटिन ओरिजिन हम बता सकें, है ना। और फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में रहते हैं। और बिल्कुल एंड में ये जो मैंने लिन लिखा है, अब इसको देखो, इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं इसे, ठीक है, ना ही इटैलिसाइज करते हैं इसको टाइप करते हुए, ना ही अंडरलाइन करते हैं लिखते हुए। और ये एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है, ये ऑथर होता है जिसने उस स्पीसी को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, पूछे जा सकता है इससे क्वेश्चन। फर्स्ट सबसे पहला, लैटिन नेम्स होते हैं या लैटिनाइज्ड होते हैं, क्योंकि ये डिराइव होते हैं लैटिन से, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कहीं से भी अराइज हुआ हो नाम, पर उसको लैटिनाइज किया जाएगा या तो लैटिन नाम ही रखा जाएगा। सबसे पहला वर्ड जीनस होता है, सेकंड वर्ड स्पीसी, और अगर हैंड रिटन हो तो सेपरेटली रिटन होता है, और अंडरलाइंड होता है, अगर टाइप्ड हो तो इटैलिसाइज्ड होता है। Only the genus name begins with capital letter, rest all are in small letters. Name of the author at the end स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है एब्रीवेटेड फॉर्म में। कार्लस लिनेस ने ही किया है ये, और तभी उनका मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा जाता है, ठीक है, एब्रीवेटेड फॉर्म। क्लासिफिकेशन, नॉट क्लासिफिकेशन बिफोर, ओके लेट्स, यस क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करनी है कैटेगरीज में, और ऐसी कैटेगरीज में या फैमिलीज में जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कैट्स की बात करें, हमारे दिमाग में कैट्स आती है। हम डॉग्स की बात करें, हमारे दिमाग में डॉग्स की इमेज आती है। हम मैमल्स की बात करें तो सारे मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज होती है ना, जो हमने बनाई होती हैं, ये टैक्सा कहलाती हैं, ठीक है। और जो ये प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में भरते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में भरते हैं, तो इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी में क्या क्या काम आता है? कैरेक्टराइजेशन, पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर उसको बेस पे उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस वाले टैक्सा में ये जाएगा, फिर जाकर नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है वो किस किस पे बेस्ड है? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखती है, डेवलपमेंटल प्रोसेस देखती है, और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखती है, ठीक है। देन कम सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मतलब सिस्टमा वर्ड से आया है लैटिन से, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिंपल सी चीज़ है ना, या फिर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन इनटू हायरार्किकल कैटेगरीज, ठीक है। हायरार्की का ध्यान रखा जाता है, कौन सबसे बड़ी है, कौन छोटी है, कौन सबसे छोटी है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स मेक यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी तो देखी जाती है, बट साथ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं कि बहुत पुराने कौन है, प्रिमिटिव कौन है, और नए ऑर्गेनिजम्स कौन है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनको एक रैंक के हिसाब से आप अरेंज करते हो। ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स रखा जाता है, और ईच स्टेप, हर एक स्टेप एक टैक्सा को डिनोट करता है, एक रैंक को डिनोट करता है, ठीक है, टैक्सॉन को। फॉर एग्जांपल ये सिंपल सी चीज़ है, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, है ना। के से किंगडम आया, पॉट से पी से फाइलम या डिवीजन आया, ठीक है। कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। जो मेजर टैक्सॉन है, मेजर टैक्सा है या टैक्सॉन है, वो आपके किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अलग अलग टैक्सा है। बट अगर इनको टैक्सोनॉमिक हायरार्की या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम ऐसे ऑर्डरली वे में लिखें, तो सबसे बड़ा किंगडम होता है और सबसे छोटा स्पीसीज होते हैं, ठीक है। और इसको याद रखने का एक्रोनिम आपने देख ही लिया है, ये है आपका
ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखना है। कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं, जैसे किंगडम सबसे ज़्यादा जनरल होता है, इसमें हर तरीके के, जैसे प्लांट्स हैं तो उनमें हर तरीके के प्लांट्स होंगे। अब जैसे प्रोटिस्टा है तो हर तरीके के प्रोटिस्टा होंगे। बट अगर हम स्पीसीज़ की बात करें, जैसे ह्यूमंस को भी बहुत सारे लोगों के साथ किंगडम एनिमेलिया के अंडर डाला है, बट स्पीसीज़ का मतलब होता है बहुत स्पेसिफिक है, और स्पीसीज़ वही होते हैं जो आपस में सक्सेसफुली इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के साथ ही सक्सेसफुली इंटरब्रीड कर सकते हैं, कैट्स के साथ ही सक्सेसफुली इंटरब्रीड करते हैं। अगर इंटर स्पीसीज मतलब इंट्रा स्पीसीज अच्छे से रिप्रोडक्शन हो सकता है, इजीली ब्रीडिंग हो सकती है ना। इंट्रा मतलब विद इन अ स्पीसी, ह्यूमंस आपस में, जैसे कैट्स आपस में, डॉग्स आपस में। बट अगर आप जैसे टाइगर और लायन को मिलाने की कोशिश करो, उनकी ब्रीडिंग कराने की कोशिश करो, जो लाइगर बनता है, ओके, डिड आई जस्ट रिमेंबर लाइगर मूवी, छोड़ो, बुरा सपना, लेट्स नॉट रिपीट इट। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए है ना, जैसे लाइगर था, तो यू कांट डू दिस। अगर आप ब्रीड भी करोगे तो वो स्टेराइल होंगे और वो जिएंगे नहीं ज़्यादा, है ना। स्टेराइल होंगे, वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कैरी ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज स्पीसीज़ का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल्स जो ईजिली अपने आप बीच में आपस में इंटरब्रीड कर सकें सक्सेसफुली, है ना, और जो फर्टाइल आगे जनरेशन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, बस दैट्स इट, इतना ही मुझे आपको यहाँ तक बताना था। एग्जाम्पल आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में दिक्कत है क्योंकि लिखते हुए मुझे दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, है ना। ठीक है, ये डॉग्स हैं, ओके, आई होप आपको समझ आ रहा हो क्योंकि डॉग्स ही कैनिडे फैमिली में आएंगे। ठीक है, तो स्पीसीज हैं टिग्रिस, लियो, पार्डस, कैट्स, डॉग्स और सेपियंस यानी कि ह्यूमंस, है ना। तो हमने टिग्रिस, लियो, टाइगर, लायन और जो ये है पार्डस लेपर्ड है, इनको हमने सेम जीनस में रखा, पैंथेरा जीनस में आए। कैट्स जो होती हैं वो किसी और के साथ मिलके किस जीनस में आती हैं, फेलिस। ठीक है, डॉग्स का अपना जीनस होता है, सेपियंस का जीनस होता है होमो। ठीक है, और वैसे ही मैंने सिर्फ सिंपल एग्जांपल देखने के लिए बताया कि किस तरीके से छोटे छोटे ये स्पीसीज जुड़ती रहती हैं और बड़े किंगडम में एक ही साथ आ जाती है ना। अदरवाइज स्पीसीज तो देखो अलग अलग है, सबकी सबकी स्पीसीज अलग है। पर टाइगर, लायन और लेपर्ड तीनों पैंथेरा में आए, कैट्स फेलिस में है, डॉग्स अपने जीनस में है और सेपियंस अपने होमो जीनस में है ना। फिर फैमिली आते हैं, तो फैमिली में आपका जो पैंथेरा के अंदर आए थे वो सारे एनिमल्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, और फेलिस जीनस के अंदर जो कैट्स आई थी वो सारे मिलकर किस में आ गई, फेलिडे, फेलिडे फैमिली में। और डॉग्स जो हैं वो बाकी एनिमल्स के साथ किस में आ गए, कैनिडे में, है ना। जो आपके फॉक्सेस वगैरह हो जाते हैं, वोल्स वगैरह होते हैं, उन सब के साथ मिलकर कैनिडे में आ गए। और ह्यूमंस, उनकी अपनी अलग फैमिली है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी फैमिली तक भी ये थोड़े थोड़े अलग हैं। अब आप ऑर्डर करो, ऑर्डर में देखो तो फेलिडे और कैनिडे दोनों, इतने सारे अलग अलग स्पीसीज थी इनके अंदर, अब ये दोनों के दोनों फेलिडे कैनिडे फैमिली कार्निवोरा के अंदर आ गया ऑर्डर में। और जो आपके ह्यूमंस थे वो कहाँ अलग फैमिली में थे, अलग स्पीसीज, अलग जीनस वाले थे, प्राइमेटा ऑर्डर में आ गए हैं। और अब आप क्लास में देखोगे तो कार्निवोरा जो कैट्स और डॉग्स वगैरह थे उन्हीं के साथ हमारे जो ह्यूमंस की जो ऑर्डर थी प्राइमेटा, वो कहाँ आ गई, मैमेलिया में, मैमेलिया क्लास में पहुँच के। अब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ही फाइलम में आ जाते हैं ये कॉर्डेटा में, फिर कॉर्डेटा बाकी सारे फाइलम्स के साथ मिलकर किस में होगी, किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, तो इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है और इस तरीके से स्पीसीज जीनस में जाते हैं, जीनस बहुत सारे मिलकर फैमिली बनाते हैं, बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, और बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर क्लासेस बनाते हैं, और बहुत सारे क्लासेस मिलकर एक फाइलम बनाते हैं, और बहुत सारे फाइलम्स मिलकर किंगडम बनाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, एनिमल्स के केस में फाइलम होता है और प्लांट्स के केस में डिवीजन होता है। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेना है। मैन होमोसेपियन है, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम, और इनके आगे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब आपने एक बार देख लेना है। देन कम्स टेक्सोनॉमिकल एड्स, लास्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का। हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड्स यानी टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करवाने में मदद करने वाली बहुत सारी एड्स हैं। सबसे पहले हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जोलॉजिकल पार्क्स, कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स। तो सबसे पहले जो हर्बेरियम है वो क्या होता है, हर्बेरियम में आपको यूजुअली हर्बेशियस प्लांट्स
जो डेड फॉर्म में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेड फॉर्म में हर्बेशियस प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, उनको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं प्लांट स्पेसिमेंट्स को हर्बेरियम शीट्स पे, और फिर इनको रिपोजिटरी में कलेक्ट करके रखते हैं, स्टोर करके। और कुछ इस तरीके की शीट बनी होती है, और जो साइड में ब्रैकेट छोटा सा बॉक्स बना होता है उसमें कलेक्ट का नाम, कलेक्शन की प्लेस, प्लेस, डेट, फैमिली, वो सब कुछ लिखा होता है, कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, ठीक है। और ये बेंथम एंड हुकर ने हर्बेरियम इंट्रोड्यूस किया था, है ना। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स होती है, बट अलाइव फॉर्म में, डेड नहीं होते हैं यहाँ, अलाइव फॉर्म में होते हैं। वेल लेवल प्लांट्स होते हैं, फैमिली तक इनकी लेबलिंग हो रखी होती है। सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इस रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन एक हावड़ा में है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, ठीक है। सबसे फेमस बता रही हूँ मैं आपको, है ना। नेक्स्ट है म्यूजियम्स। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स म्यूजियम्स में प्रिजर्व होते हैं, यूजली डेड फॉर्म में। और ये ड्राई और स्टफ्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ड्राई और स्टफ्ड फॉर्म में भी इनको स्टोर किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। कई बार लिक्विड्स के अंदर रख के भी प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट्स को यूजुअली किल और पिन किया जाता है। स्केलेटन्स भी प्रिजर्व होते हैं म्यूजियम्स में, है ना। जूलॉजिकल पार्क्स वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर ह्यूमन केयर, और कोशिश की जाती है कि जितना नेचुरल हैबिटेट है उसके बराबर जैसा हैबिटेट इनको दे दिया जाए। और पीपल वगैरह जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके विजिट्स को भी अलाउ किया जाता है जूस में, है ना। की का मतलब क्या है, ये एक तरीके की टेक्सोनॉमिकल एड ही है जो हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स के बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। इसमें क्या होता है, इसमें ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के एक सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस लिखे होंगे, कुछ एक कैरेक्टर लिखा होगा, आगे उसके कपलेट लिखा होगा। कपलेट यानी कि या तो जैसे कि स्टेमन्स प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल, है ना, स्टेमन्स प्रेजेंट, स्टेमन्स एब्सेंट, या फिर स्टेमन्स फ्यूज्ड विद पेटल्स, स्टेमन्स नॉट फ्यूज्ड विद पेटल्स। दोनों में कैरेक्टर एक ही जज हो रहा है, स्टेमन और पेटल्स की क्या अरेंजमेंट है आपस में। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम कपलेट कहते हैं। अगर हाँ तो एक्सेप्टेड हो गया, अगर ना तो रिजेक्टेड में जाएगा, है ना। और हर एक स्टेटमेंट जो एक्सेप्ट हो रही है दैट इज़ कॉल्ड लीड, क्योंकि उससे आप नेक्स्ट टेक्सॉन में जाओगे। हर एक कैटेगरी, हर एक टेक्सॉन की अलग की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। फ्लोरा का मतलब है जिसमें आपको सारे प्लांट्स के बारे में डिटेल, किसी पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट्स उस एरिया में प्रेजेंट हैं उन सब की डिटेल्स होगी फ्लोरा में। और ऐसे ही फौना, है ना। फ्लोरा के अलावा अगर हम फौना देखें, फौना का मतलब हो गया उस एरिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के बारे में पूरी पूरी डिटेल्स प्रेजेंट होगी फौना में। नेक्स्ट है मैनुअल्स में। मैनुअल्स में क्या होगा, ये एक तरीके की नोटबुक होती है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट या एनिमल हो, उनके बारे में एक नोटबुक बनी होगी, उसके बारे में हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल लिखा होगा। इसमें कोई प्लांट या अलग एनिमल्स अलग से नहीं होते, ठीक है। मोनोग्राफ्स, इसमें एक ही टेक्सॉन लेते हैं सारे ऑर्गेनिज्म का। किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पर सबके एक टेक्सॉन ले लेंगे। या तो उनका जीनस के बारे में बात करेंगे या तो उनकी स्पीसी के बारे में बात करेंगे, वो एक सिंगल टेक्सॉन के बारे में बात करेंगे, मोनोग्राफ कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कैटलॉग, जिनमें यूजुअली जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में हैं बहुत सारे प्लांट्स या एक्सटिंक्ट हो रही हैं कुछ स्पीसीज जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो कैटलॉग्स में उन वाले प्लांट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा सबसे पहला चैप्टर।